Good evening, everyone. This is your educator Aditya Kamlesh Avasthi. Welcome to the third lecture of Environment and Ecology. और जो कल पढ़ा था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे. तो कल का लास्ट टॉपिक था हमारा बायो एक्यूमुलेशन, और हमने साथ ही साथ देखा था कि कैसे बायो एक्यूमुलेशन के कारण जो वल्चर्स हैं वो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से, इकोसिस्टम से कम होते जा रहे हैं. ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक डिज़ीज़ हमको देखनी है, दैट इज़ मीनामाटा डिज़ीज़. और ये डिज़ीज़ हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था, जो टॉपिक था हमारा बायो एक्यूमुलेशन का, उसी टॉपिक से ये रिलेटेड है. ठीक है, सबसे पहले मीनामाटा डिज़ीज़ नाम क्यों पड़ा, तो इसको देखिए. दिस इज़ मैप ऑफ जापान. ये जापान का मैप है और जापान में एक सिटी है जिसका नाम है मीनामाटा. तो मीनामाटा सिटी में क्या देखा गया कि मीनामाटा सिटी के आजू बाजू इंडस्ट्रीज़ थी, और इंडस्ट्रीज़ होने के कारण इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यहाँ पे हुआ, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हुआ वो था मर्क्यूरी का. तो यहाँ पे मर्क्यूरी पॉल्यूशन देखा गया, मर्क्यूरी पॉल्यूशन हुआ जापान में. और इस मर्क्यूरी पॉल्यूशन के कारण इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए. सबसे पहले जो मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. वो पहले पानी में गया, पानी से वो फिर एल्गी में गया, एल्गी से उसके बाद वो इंसेक्ट्स में गया, इंसेक्ट्स में जाने के बाद वो फिशेज़ में गया, और फिश में जाने के बाद वो ह्यूमंस में गया. अब क्योंकि जापान एक टापू है तो इसीलिए जापान के ज़्यादातर लोग मछलियाँ खाते हैं. और मीनामाटा में ये देखा गया कि जिस जिस व्यक्ति ने ये मछली खाई उनके शरीर में एक समय के बाद एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, एक न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ पैदा हो गई, और इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया मीनामाटा डिज़ीज़. ये फ़ोटो देखिए, कुछ इस तरीके से ये डिज़ीज़ है. पैरालाइज हो जाता है, शरीर का एक हिस्सा चलना बंद हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता. दिस इज़ मीनामाटा डिज़ीज़. तो मीनामाटा डिज़ीज़ जब हुई तो मीनामाटा डिज़ीज़ को कर्ब करने के लिए 2013 में जो विश्व की बहुत सारी सरकारें थी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स थी, वो एक कन्वेंशन लेके आए जिसको बोला गया मीनामाटा कन्वेंशन. और मीनामाटा कन्वेंशन के तहत 2013 में धीरे धीरे हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमको मर्क्यूरी पोल्यूशन को कम करना है. दैट इज़ मीनामाटा कन्वेंशन. ठीक है, और ये फोर्स में कब आया, तो ये फोर्स में आया 2017 में. भारत ने इसको साइन किया 2018 में. क्या हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तो नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम इसको और भी पढ़ेंगे. बट रेस्ट इज़ इन रेडियो पॉल्यूशन. जब हम प्रदूषण पढ़ेंगे वहाँ पे हम बाकी बचा कुचा जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो अभी हमको सिर्फ इतना ही जानना है कि बायो एक्यूमुलेशन होने के कारण, यहाँ पे देखिए बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है. पहले वाटर में आया, फिर वो फिशेज़ में चला गया, बहुत सारी फिशेज़ ह्यूमंस ने खाई और एक्यूमुलेट हो गया, जिसके कारण ये डिज़ीज़ होने लगी ह्यूमंस को. ठीक है, तो मीनामाटा डिज़ीज़ बस इतना ही था, इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है. अब आज के पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी. किसी भी चीज़ को समझने से पहले सिंपल इस नोट्स को देखने से पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए. सबसे पहले हम एक सिंपल पेन से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है. एक इंडिविजुअल मतलब ये एक पेन है. ठीक है, ये सिंगल एक पेन है, ये एक इंडिविजुअल है. अब अगर मैं बोलूँ ये एक पेन है, सेम यही दूसरा पेन है लेकिन इसमें ढक्कन नहीं है, सॉरी इसमें रिफ़िल भी नहीं है. सेम ये एक तीसरा पेन है और इसमें रिफ़िल तो है लेकिन ये रिफ़िल खाली है. अब आप मुझे बताइए, ये तीन अलग अलग प्रकार के पेन हैं. क्या ये अलग अलग प्रकार के पेन हैं? नहीं जी, ये तीनों क्लासमेट ऑक्टेन है. लेकिन तीनों में फ़र्क क्या है कि ये इसमें रिफ़िल नहीं है और इसमें रिफ़िल है लेकिन रिफ़िल खाली है, और ये पूरा एक ब्रांड न्यू पेन है जिसमें रिफ़िल भी है, वो चलता भी है और कैप वगैरह भी लगा हुआ है. अब ये जो हमने देखा, ये क्या है, प्रजातियाँ तीनों की सेम है. तीनों की स्पीशीज़ क्या है, यहाँ पे तीनों की स्पीशीज़ क्या है, तीनों की स्पीशीज़ है क्लासमेट ऑक्टेन का ब्लू बॉल पेन. बट स्पीशीज़ में डिफ्रेंसिएशन है. जब मैं एक की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ इंडिविजुअल पर्सन. एक फिर मैं बात कर रहा हूँ सेम स्पीशीज़ में अलग अलग ब्रीड की. जैसे डॉग्स में हम देखते हैं बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं, जैसे बुल मस्टिक, बुलडॉग, पॉकेट डॉग, लेब्राडोर, बहुत सारे प्रकार की, रशियन डॉग्स, जर्मन शेफर्ड, ये सारे क्या हैं कुत्ते ही,
लेकिन अलग अलग प्रजाति के कुत्ते हैं। जब इस अलग अलग प्रजाति के कुत्तों को अब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन या आबादी या जनसंख्या। तो आप मुझे बताइए, जो आप लोगों की जनगणना होती है 2011 में हुई थी आखिरी बार, तो उस जनगणना में केवल इंसानों की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट किया गया था। मतलब एक ही स्पीशीज़ है, ठीक है, प्रजाति एक ही है, लेकिन उस प्रजाति की ब्रीड्स अलग अलग हैं, तो वो हो जाता है पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आता है एक इंडिविजुअल व्यक्ति। जब बहुत उसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की स्पीशीज़ हो, बहुत सारी अलग अलग ब्रीड्स हों, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्पीशीज़ है, ठीक है, ये एक स्पीशीज़ है जो कि पेपर पेन है, ये दूसरी स्पीशीज़ है जो कि एक टैबलेट पेन है, ये तीसरी स्पीशीज़ है जो कि एक ग्राफिक पेन है, ये चौथी स्पीशीज़ है जो कि एक जेल पेन है। अब क्या हुआ, अब स्पीशीज़ एक नहीं है, अब स्पीशीज़ बहुत सारी हैं। और जब ऐसा होता है कि अलग अलग स्पीशीज़ आ जाती हैं, जैसे एक डॉग है, एक ह्यूमन्स है, फिर कुछ बंदर हैं, कुछ कैट्स हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी। अब जब ये चारों अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं ये आजू बाजू की सराउंडिंग के साथ मिलना शुरू कर देंगी, मतलब ये लिविंग स्पीशीज़ जब नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक थिंग्स के साथ मिलना शुरू कर देंगी, उस चीज़ को कहा जाएगा इकोसिस्टम। उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम। और उसी इकोसिस्टम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो वो कहला जाएगा बायोम। और उस बायोम को अगर हम सारे बायोम्स एक साथ मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बायोस्फीयर। अब ज़रा इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक मछली है, ये एक इंडिविजुअल है। फिर हमने अलग अलग स्पीशीज़ की बहुत सारी मछलियाँ ले ली, अलग अलग स्पीशीज़ की, कोई हमने गोल्ड फिश ले ली, कोई कैट फिश ले ली, कोई ईल ले ली, लेकिन है सारी मछलियाँ ही। वो क्या हो जाएगी, जब हम बोलेंगे मछलियाँ ही मछलियाँ अलग अलग प्रकार की, तो वो पॉपुलेशन। फिर हमने क्या किया, मछली भी ली, फिर हमने केकड़ा भी लिया, हमने जेली फिश भी ली, अलग अलग प्रजातियाँ ले ली, अलग अलग स्पीशीज़ ले ली, वो क्या बन गई, एक कम्युनिटी बन गई, एक समुदाय बन गया। जब हमने इन वेरियस स्पीशीज़ की जो कम्युनिटी बनी है उसके साथ नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड कर लिया, तो वो क्या बन गया, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के ही बड़े रूप को बोला जाता है बायोम। और सारे इकोसिस्टम एक साथ अगर मिला दें तो वो बन जाते हैं बायोस्फीयर। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सबसे पहले मैंने बोला इंडिविजुअल मतलब ह्यूमंस, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज थी आपकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, सेवरल ब्रीड्स, प्रजातियाँ एक ही रहेगी, प्रजाति एक ही रहेगी, प्रजाति के अंदर ही वेरिएशन रहेगा। जैसे इंसानों में मंगोलॉइड्स जो चाइना में रहते हैं, आंखें थोड़ी छोटी रहेंगी, माथा थोड़ा चौड़ा रहेगा, हाइट थोड़ी कम रहेगी, एक प्रजाति है। नीग्रोस एग्जाम्पल क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, थोड़े डार्क कलर के रहेंगे, मेलानिन ज़्यादा रहेगा बॉडी में, नाक बड़ी रहेगी और हाइट में बहुत ऊँचे रहेंगे। फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, पॉपुलेशन से कम्युनिटी में आएंगे। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, अलग अलग स्पीशीज़। तो हमने इसमें डॉग्स भी देखे, कैट्स भी देखे, लॉयंस भी देखे, ह्यूमंस भी इसी में आ जाएंगे। जब बहुत सारी स्पीशीज़ मिलेंगी तो कम्युनिटी बनेगी। फिर जब ये कम्युनिटी नॉन लिविंग चीज़ों के साथ मिलेगी तो इकोसिस्टम बनेगा। फिर जब ये इकोसिस्टम बड़ा हो जाएगा तो बायोम बनेगा, और जब बहुत सारे बायोम मिलेंगे तो बायोस्फीयर बनेगा। तो सीक्वेंस क्या है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आएगा आपका इकोसिस्टम, फिर बायोम और आखिरी में बायोस्फीयर। ये सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस इस तरीके से पूछ लिया जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर इस तरीके से आपको दिया जाता है कि आपको 4 नाम दिए जाएंगे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम, और उसको बोला जाएगा सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर लगाइए, तो वो आपको लगाते आना चाहिए, ठीक है। अगर इतना समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लाइव चैट में आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो है इकोलॉजिकल नीश। नीश क्या होता है आखिर में, सिंपल वर्ड्स में समझें तो नीश इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड। नीश असल में एक आइडेंटिटी कार्ड है। किसका आइडेंटिटी कार्ड है भाई, किसी भी प्रजाति का, किसी भी स्पीशीज़ का एक आइडेंटिटी कार्ड है। तो आइडेंटिटी कार्ड में क्या लिखा होता है, आपका घर का एड्रेस, आपका नाम, आपका पता वगैरह। लेकिन इकोलॉजिकल नीश का जो आइडेंटिटी कार्ड है इसमें लिखा रहता है आपकी फंक्शनल पोजीशन क्या है, मतलब आप जिस जगह पे रहते हो, जिस जंगल पे कोई स्पीशीज़ रह रही है, उस जंगल में उस स्पीशीज़ का फंक्शनल पोजीशन क्या है, उस स्पीशीज़ का रोल क्या है कि वो वहाँ पे रह रही है। जैसे हमने कल देखा था कि अर्थवॉर्म का रोल है कि वो डिकम्पोज़र है, तो अर्थवॉर्म ही वो रोल निभाएगा। अगर वल्चर का रोल है कि वो एक डेट्रीवोर है जो सड़ा गला मांस खाएगा, तो वो वल्चर का ही काम होगा, वो काम और कोई नहीं करेगा।
ठीक है। तो इकोलॉजिकल नीश क्या है? इट इज़ द फंक्शनल पोजीशन और रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक किसी ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है एक इकोसिस्टम में, वो किस काम के लिए उस इकोसिस्टम में मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल नीश इन द इन्वायरमेंट। इसके में क्या क्या आता है इकोलॉजिकल नीश में? इकोलॉजिकल नीश में आता है वो किस हैबिटेट में रहता है। हैबिटेट मतलब वो किस स्थान पे रहेगा। अगर हम बात करें वल्चर की, तो वो खुले एरिया में रहेगा, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। वो क्या काम करेगा, और लास्ट वो रिसोर्स क्या ऑब्टेन करता है अब जहाँ वो रहता है। ठीक है। तो 3 चीज़ें इकोलॉजिकल नीश में आती हैं। पहला, वो कहाँ रहेगा, जो वो जहाँ रहेगा वहाँ पे काम क्या करेगा, और वो जो काम करेगा उससे वो क्या रिसोर्स ऑब्टेन करेगा। ये 3 चीज़ें किस में आ जाती हैं? इकोलॉजिकल नीश में। फिर से रिवाइज करेंगे, वो कहाँ पे रहेगा, दैट इज़ हैबिटेट, वो वहाँ पे काम क्या करेगा, और लास्ट वो उस काम से क्या ऑब्टेन करेगा। ये 3 चीज़ें क्या बताती हैं? इकोलॉजिकल नीश। अब इकोलॉजिकल नीश 2 प्रकार की होती है। इकोलॉजिकल नीश ब्रॉड भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, और इकोलॉजिकल नीश नैरो भी हो सकती है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ब्रॉड इकोलॉजिकल नीश का मतलब है कोई ऐसा जानवर जो कहीं भी रह लेता है, मतलब उसको कोई शाही ठाट बाट नहीं है कि उसको एक 5 स्टार होटल ही चाहिए, वो कहीं भी आप उसको रख लो वो रह लेगा। मतलब इस टाइप का जो एनिमल होगा, या इस टाइप की जो स्पीशीज़ होगी, इस टाइप की स्पीशीज़ जो हैं, दे कैन सर्वाइव इन वेरियस बायोम्स। वो अलग अलग जगहों पे ज़िंदा रह सकती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए काऊ बफेलो। काऊ बफेलो इसलिए लिया है क्योंकि आप देखिए अपने घर के आसपास भी काऊ घूमती रहती है, किसी तबेले में भी काऊ घूमती रहती है, जंगल के किनारे भी काऊ घूमती रहती है, भेड़ बकरियां घूमती रहती हैं। तो आप कहीं भी रख दो गाय बैलों को, वो रह सकती है। दैट इज़ ब्रॉड इकोलॉजिकल नीश। मतलब वो किसी भी बायोम में अपना एक रोल ऑब्टेन कर लेती है। ठीक है। नैरो इकोलॉजिकल नीश, जस्ट इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है कि वो केवल एक लिमिटेड एरिया में ही सर्वाइव कर सकता है। एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका पांडा। पांडा के लिए आपको बैम्बू के पेड़ होना ज़रूरी है। क्या गाय के लिए ऐसा कोई पेड़ होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पांडा के लिए बैम्बू के पेड़ होना ज़रूरी है। अब मान लो अगर दुनिया में बैम्बू के पेड़ जहाँ पे उगते हैं वो इलाका जल जाए, तो पांडा तो केवल उसी जगह पे था। मतलब अगर बैम्बू गया तो पांडा भी गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन ऐसे जानवर जिनका इकोलॉजिकल नीश नैरो होता है, सकरा होता है, उनको हमेशा क्या रहता है? थ्रेट रहता है। किस चीज़ का थ्रेट होगा? दे हैव थ्रेट ऑफ, जल्दी बताइए किस चीज़ का थ्रेट होगा? दे हैव थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कहीं दुनिया से ख़त्म ही ना हो जाए। तो इस चीज़ का हमेशा खतरा किसको रहेगा? ऐसे जानवरों को जिनका इकोलॉजिकल नीश नैरो होता है। एग्जाम्पल और भी हैं हमारे पास, जैसे कोआला। कोआला कहाँ पे मिलता है? मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा अभी। कोआला मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। कोआला मिलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, और ये केवल यूकेलिप्टस के पेड़ पे ही रहता है। केवल और केवल यूकेलिप्टस के पेड़ पे ही रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला कोआला जो केवल यूकेलिप्टस के पेड़ में रहता है, अगर गलती से ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुई और यूकेलिप्टस के पेड़ ख़त्म हो गए तो दुनिया से कोआला भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ब्रॉड एंड नैरो इकोलॉजिकल नीश। अब यहाँ देखिए पांडा, अलग अलग टाइप्स के पांडा हैं। जैसे ये है, यहाँ पे दिख रहा है हमको। इस मैप में पांडा की बहुत सारी लोकेशन दिखाई गई है, लेकिन ये नैरो ही नीश है। ठीक है। आप देखिए वो एक स्पेसिफिक एरियाज़ में मिलते हैं पांडा, जैसे कि ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है, और एक ये वाला एरिया है। फिर हम आ जाते हैं कोआला। कोआला की और नैरो इकोलॉजिकल नीश है, वो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में ही मिलता है। ये है कोआला। ये कोआला है, ये यूकेलिप्टस के पेड़ पे रहते हैं। और ये आपका पांडा है, इसको तो सभी जानते हैं, कीरिंग में लगा के घूमते हैं हम पांडा को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इकोलॉजिकल नीश क्या है? इकोलॉजिकल नीश है एक फंक्शनल रोल, एक आइडेंटिटी कार्ड, एक पोजीशन, फंक्शनल पोजीशन जो कोई स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम में अपनाती है या एस्टेब्लिश करती है। इकोलॉजिकल नीश 3 चीज़ों पे बनी हुई है। पहली, हैबिटेट, वो कहाँ पे रहता है। दूसरा, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है उस हैबिटेट में। और तीसरा, कि वो उस हैबिटेट से क्या ऑब्टेन करता है, क्या रिसोर्सेज हैं उसकी। ठीक है। इकोलॉजिकल नीश 2 तरीके का होता है, एक ब्रॉड जैसे गाय भैंसों के लिए जो कहीं भी रह सकती हैं, और एक होता है नैरो। नैरो मतलब ऐसे जानवर जो केवल लिमिटेड स्पेस में ही अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। एक लॉ है जिस लॉ का नाम है गॉस लॉ, जिस लॉ का नाम है गॉस लॉ।
अब देखिए लॉज जो होते हैं ना, ये लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पे गॉस लॉ है, लेकिन एक रिवीजन के लिए मैंने कल आपको एक लॉ बताया था। जल्दी बताइए मेरे को कौन सा लॉ है। 10% रूल वाला जो लॉ है उसका नाम क्या है, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। 10% रूल वाला जो लॉ है उसका नाम क्या है, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, रिवीजन के लिए है। ये याद ऐसे ही होता है, बार बार रिवाइज करके ही ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी दो जानवरों का सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता। आई रिपीट, किन्हीं भी दो जानवरों का एक इकोसिस्टम में सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा है गॉस लॉ, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। गॉस लॉ आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर ये एक इकोसिस्टम है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, तो इस ए नाम के इकोसिस्टम में आपको दो जानवर जैसे कि टाइगर और लायन, ये कभी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट कोई रेयर कंडीशन हो, ठीक है। टाइगर और लायन आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। क्या रीज़न है इसका कि टाइगर और लायन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे? क्योंकि गॉस लॉ कहता है कि दो प्रजातियों का या दो स्पीशीज़ का एक ही इकोसिस्टम में सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता। लायन का इकोलॉजिकल नीश क्या है, जल्दी बताइए। लायन का इकोलॉजिकल नीश है टू फीड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये सब हम कल देख चुके हैं शब्द, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और टाइगर का इकोलॉजिकल नीश क्या है, सेम। टाइगर का इकोलॉजिकल नीश भी क्या है, एग्जैक्टली सेम इकोलॉजिकल नीश किसका है, टाइगर का है। तो भाई जब टाइगर और लायन दोनों का ही एक ही इकोलॉजिकल नीश है, जब इन दोनों का एक ही इकोलॉजिकल नीश है, तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, जब ऐसा होगा तो टाइगर और लायन क्या एक साथ मिलेंगे? टाइगर और लायन एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। और यही बात कौन कहता है, यही बात कही है गॉस लॉ ने कि किसी भी एक इकोसिस्टम में दो स्पीशीज़ का सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए डॉग और फॉक्स एक साथ नहीं रहेंगे। कई बार डॉग्स और डॉग्स भी एक साथ नहीं रहेंगे। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि विदेशी कुत्तों को देख के, जर्मन शेफर्ड हो गया या जो एक रशिया का फर वाला डॉग आता है या आपका लेब्राडोर हो गया, उसको देख के देसी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिशन कैसे होगा? जब टाइगर को भी मांस खाना है और लायन को भी मांस खाना है, तो मांस तो उतना ही है। अगर टाइगर और लायन एक साथ आ गए तो लिमिटेड रिसोर्स के लिए झगड़ा होगा, और लिमिटेड रिसोर्स के लिए झगड़ा होगा तो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना वर्चस्व या वो अपना डोमिनेंस उस जगह पे बना लेगा, जो वीकर होगा वो वहाँ से जगह छोड़ के चला जाएगा। इसी को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी दो स्पीशीज़ जिनका इकोलॉजिकल नीश सेम है वो कभी भी एक साथ नहीं रहेगा, या फिर इसी का उल्टा कि किसी भी दो स्पीशीज़ का सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता किसी एक इकोसिस्टम में। नो टू स्पीशीज़ कैन हैव सेम इकोलॉजिकल नीश। इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेनेल्स एक्सियम, और इसी को कहा जाता है कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हिंदी में करेंगे तो क्या होगा, प्रतिस्पर्धा को हटाने के लिए सिद्धांत। जैसा लायन टाइगर में कंपटीशन हुआ, उसको एक्सक्लूड करने के लिए एक कंपटीशन है, उसी को कहा गया गॉस लॉ, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, लिंडेमैन्स लॉ। इसका आंसर है लिंडेमैन्स लॉ। जिन्होंने आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया है प्लीज़ यहाँ से रिवाइज करें और याद रखें इस चीज़ को। तो अभी तक हमने दो लॉ पढ़े हैं, एक गॉस लॉ जो इकोलॉजिकल नीश के लिए है, और एक हमने पढ़ा है लिंडेमैन्स लॉ जो 10% रूल के लिए है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। नाम समझने की कोशिश करें पहले। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट मतलब किसी इकोसिस्टम में वो किसी न किसी तरीके से इक्वल है,
क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो यार बहुत अजीब सी बात हो गई कि अभी ऊपर आपने बात करी कि दो स्पीशीज़ का कभी भी सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता, और अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि दे हैव इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, मतलब किसी इकोसिस्टम में कुछ इक्वल है। तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप डेफिनेशन पढ़िए क्या कह रही है। ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्यूपाई सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल नीश, ये वर्ड पे जोर दे रहा हूँ मैं, इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं है तो एक दो बार आप थोड़ा टैप करेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा पीछे जाएगा। मैंने आपको बार बार बोला था कि किसी एक इकोसिस्टम में सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता, लेकिन किन्हीं दो जानवरों का अलग अलग इकोसिस्टम में सेम इकोलॉजिकल नीश हो सकता है। जैसे टाइगर का इकोलॉजिकल नीश मध्य प्रदेश में सेम है एज़ कम्पेयर टू लायन का इकोलॉजिकल नीश जो गुजरात के गिर में है। गुजरात के गिर में शेर भी वही काम कर रहा है जो मध्य प्रदेश के कान्हा में टाइगर कर रहा है। मतलब दो स्पीशीज़ का अलग अलग इकोसिस्टम में सेम इकोलॉजिकल नीश हो सकता है। यही स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ जाएंगे, और अगर अभी ध्यान से नहीं सुनोगे तो वहाँ जाके अपना सिर पीटोगे कि यार ये सुना तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम में सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंट इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज़ में सेम इकोलॉजिकल नीश हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब कभी भी किन्हीं दो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में या इकोसिस्टम में किन्हीं अलग अलग स्पीशीज़ का कोई ऐसी स्पीशीज़ जो आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है, स्पीशीज़ विच आर नॉट रिलेटेड, उनका कोई संबंध नहीं है आपस में, नॉट रिलेटेड। जैसे कि चमगादड़ और ब्लू व्हेल, कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है, अभी आगे एग्जांपल में देखेंगे। बट अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में वो एक रोल जो इकोलॉजिकल नीश पकड़ते हैं वो सेम होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वर्जेंट अडप्टेशन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को मतलब से समझने की कोशिश करें। कन्वर्जेंट का मतलब होता है टकराना, जहाँ पे कोई चीज़ कोलाइड करती है, मैच करती है किसी चीज़ के साथ, और इवॉल्व करने का मतलब होता है एक जैसी समस्याओं से निवारण करने के लिए, एक जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक जैसे तरीके से इवॉल्व हो जाना। एग्जाम्पल से देखिए तो समझ में आएगा। एक आपके पास है बैट जो कोरोना के लिए जाना जाता है, और एक है आपके पास ब्लू व्हेल। अब दोनों में क्या खास बात है कि बैट आपको मिलेगा आपका पेड़ में, ठीक है, ट्री वाले इकोसिस्टम में मिलेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलेगा, और व्हेल आपको मिलेगी मराइन इकोसिस्टम में। दो अलग अलग इकोसिस्टम है, बट दोनों में क्या खासियत है कि बैट हंट फॉर फूड विद द हेल्प ऑफ इकोलोकेशन। चमगादड़ अपना खाना कैसे पाता है? चमगादड़ एक बीम ऑफ साउंड छोड़ता है। ये साउंड की जो वेव है ये जाके टकराती है किसी ऑब्जेक्ट से, और जैसे ही ऑब्जेक्ट से टकराती है ये लौट के आती है, और चमगादड़ को पता चल जाता है कि अरे मेरा खाना यहाँ पे है, और वो खा लेता है। सेम चीज़ व्हेल्स हैव लिमिटेड एक्सेस टू सनलाइट। व्हेल्स को सनलाइट का ज़्यादा एक्सेस नहीं रहता क्योंकि व्हेल डीप वाटर में रहती है, सो दे ऑल्सो यूज़ इको लोकेशन टू फाइंड देयर वे अराउंड। तो दोनों का रोल क्या है? दोनों किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? इको लोकेशन का, साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना फंक्शन पूरा करने के लिए। दोनों आपस में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं? साउंड का। वो साउंड फेंकते हैं, वो चीज़ों से टकराता है, टकरा के वापस आ जाता है। इसको कहा जाता है इको लोकेशन। किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए इको का या गूंज का इस्तेमाल करना इज कॉल्ड इको लोकेशन। तो बैट या चमगादड़ भी यही करता है और व्हेल भी यही करता है। मतलब दोनों का इकोलॉजिकल नीश तो सेम है, लेकिन दोनों स्पीशीज़ आपस में अलग अलग हैं। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देखिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ये सारे जानवर अलग अलग हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जानवर अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी जानवर ने एक चीज़ अपने अंदर अपनाई है, क्योंकि ये सभी जानवर क्या खाते हैं? दीज एनिमल्स ईट एंट। ये चींटियों पे ज़िंदा रहते हैं, ये चींटियाँ खाते हैं, और चींटियाँ ज़मीन के अंदर रहती हैं। तो ज़मीन के अंदर से चींटियों को निकालने के लिए इनको एक सूंड जैसा मुँह चाहिए, तीखा सा मुँह चाहिए। अब ज़रा आप यहाँ ध्यान से देखिए, चाइनीज़ पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की चिंता ना करें,
बायोडाइवर्सिटी जब शुरू होगा तो मैं आपको रोज़ 5-5 स्पीशीज़ लूँगा, तो जब तक बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगा हम 50 स्पीशीज़ लगभग कर लेंगे, ठीक है। चाइनीज़ पेंगोलिन, ये जो चाइनीज़ पेंगोलिन है इसका आप ये देख सकते हैं, ये देखिए एक सूंड जैसा मुंह बना हुआ है इसका, ताकि ये गड्ढे से मिट्टी खोद सके। इसको देखिए आप, कॉमन एकाइडना, अगेन सूंड जैसा मुंह बना हुआ है। अर्धवाक जो कि अफ्रीका में मिलता है, सूंड जैसा मुंह बना हुआ है इसका। जाइंट एंट ईटर, ये देखिए सूंड जैसा मुंह बना हुआ है इसका। और 9 ब्लेंडेड आर्माडिलो, आर्माडिलो तो बहुत बार आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा। ये देखिए, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप इन सबका मुंह देखेंगे तो सबके मुंह में एक चोंच बनी हुई है, क्योंकि ये सब क्या खाते हैं, चींटियाँ खाते हैं। लेकिन आप ज़रा ये भी तो देखिए कि इनका जो लोकेशन है वो सबका अलग अलग है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए चाइनीज़ पेंगोलिन कहाँ पे मिल रहा है, चाइना में और एशिया में, इकोसिस्टम अलग हो गया, जोग्राफिकल एरिया अलग हो गया। कॉमन इकाइडिना कहाँ पे मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है भाई। साउथ अफ्रीका में कौन मिल रहा है, ये पूरे अफ्रीका में आपको अर्धवाक मिल रहा है। जाइंट एंटीटर कहाँ मिल रहा है, साउथ अमेरिका में मिल रहा है। और आर्माडिलो कहाँ मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है। मतलब ये सारे ही जानवर अलग अलग इकोसिस्टम में मिल रहे हैं, लेकिन इनका इकोलॉजिकल नीश क्या है, ये इनका नीश क्या है, इनको चींटियाँ खानी है। और इस चींटी खाने वाले रोल के लिए इन्होंने क्या किया है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किया है, एक जैसा अपने आप को डेवलप किया है, बदला है। और वो बदलाव क्या है, एक सूंड अपने आगे पैदा कर लेना। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय ऑर्गेनिज्म नॉट क्लोजली रिलेटेड, मतलब वो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इंडिपेंडेंटली इवॉल्व, स्वतंत्र रूप से इवॉल्व करते हैं अपने अंदर क्या, सिमिलर ट्रेड्स, एक जैसी चीज़ें, एज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग टू अडॉप्ट टू सिमिलर इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल नीशेस। मतलब एक जैसे इकोलॉजिकल नीश को या रोल को फुलफिल करने के लिए जब वो एक जैसी चीज़ों को इवॉल्व करते हैं, सिमिलर ट्रेड्स को इवॉल्व करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको अवेलेबल ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इकोलॉजिकल रिलेशन। ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए मस्ट टॉपिक है, प्रीलिम्स का ये मस्ट टॉपिक है, या करना ही पड़ेगा आपको, और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए इन नोट्स में तो लिमिटेड मटेरियल है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप। इकोलॉजिकल रिलेशंस क्या होंगे, रिलेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच का संबंध। ठीक है, जैसे एक लड़का एक लड़की है, या फिर आज के समय में लड़का और लड़का भी है, तो रिलेशन होता है। माता और पिता के बीच में संबंध है, माता और बेटे के बीच में संबंध है, मतलब किसी भी दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ चोर और पुलिस के बीच में कैसा संबंध है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा नेगेटिव। अगर पुलिस जीती तो चोर हार जाएगा, चोर जीता तो पुलिस हार जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे साधु संतों का एक साथ क्या रिलेशन है, वो है समाज का उद्धार, तो कोई भी साधु जीते वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक और चीज़ कह रहा हूँ, जैसे मान लो अंबानी ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है, ये अंबानी के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली कुछ ऐसा पॉजिटिव हुआ नहीं हुआ, मतलब एक के लिए पॉजिटिव, मेरे लिए कुछ भी नहीं। सेम चीज़ उल्टा भी हो सकता है, मान लो अंबानी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने जिस जगह पे बुलडोज़र चलाया उसमें मेरा घर गिर गया, तो अब इसमें क्या हुआ, अंबानी को कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन मेरे को नुकसान हो गया, मतलब एक को कुछ नहीं और दूसरे को नुकसान। इस बेसिस पे जो रिलेशंस होते हैं वो इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। दो लोगों के बीच में जब रिलेशंस होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, दोनों को फ़ायदा। ठीक है, फिर एक रिलेशन बनेगा, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। फिर एक रिलेशन बनेगा, एक को फ़ायदा और एक को कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा एक को। फिर एक और रिलेशन बनेगा जिसमें एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं। और कुछ रिलेशन बन सकता है क्या यहाँ पे, और एक बार हमारे बनते हैं कंपटीशन के रिलेशंस। ठीक है, तो हम मेजरली इन सिंबल्स के साथ रिलेशंस को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले रिलेशन में। पहला रिलेशन है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है बेनिफिट फॉर बोथ,
दोनों को फ़ायदा होगा। एग्जाम्पल कोरल्स। कोरल्स कैसे बनते हैं? मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूँ क्लास में कोरल, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता देता हूँ कोरल्स कैसे बनते हैं। कोरल्स के लिए, कोरल असल में ना एक चूने का पत्थर होता है। ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर के ऊपर एक काई आके चिपक जाती है, एक एल्गी आके चिपक जाती है और इस एल्गी का नाम होता है जूजेंथेली। अब जूजेंथेली क्या करती है? जूजेंथेली करती है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस करके क्या करती है? इस पॉलिप को देती है खाना। ये जो चूने का स्ट्रक्चर है ये जिंदा स्ट्रक्चर है, इसको प्रोवाइड करती है खाना। और ये चूने का स्ट्रक्चर क्या करता है? जूजेंथेली को रहने के लिए जगह देता है। मतलब जूजेंथेली को रहने के लिए जगह कौन दे रहा है? चूने का पत्थर। और चूने के पत्थर को खाना कौन दे रहा है? वो है आपका जूजेंथेली। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक जिंदा है तो दूसरा जिंदा है, अगर दूसरा काम करेगा तो पहला जी पाएगा। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म को हम डोनेट करते हैं प्लस के साइन से। प्लस और प्लस के साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। दोनों को फ़ायदा होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो आप, ये वाला। ये क्या फ़ोटो है? ये असल में क्या होता है कि जो मगरमच्छ है उसके दांतों के आसपास यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया, कुछ कीड़े वगैरह होते हैं। तो ये जो चिड़िया है ये मगरमच्छ के दांत से वो बैक्टीरिया, वो कीड़े खा लेती है। तो चिड़िया को खाना भी मिल जाता है और जो मगरमच्छ है या क्रोकोडाइल है उसका जो बैक्टीरिया है मुंह में वो भी साफ़ हो जाता है। मतलब ये भी किस टाइप का रिलेशन है? ये भी पॉजिटिव रिलेशन है। बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म वर्ड को याद रखने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है। कमेंस से एक वर्ड आएगा कम्युनिटी। कमेंस से एक शब्द आएगा कम्युनिटी। अब आप पूछोगे सर कमेंसलिज्म कम्युनिटी कैसे, क्या रिलेशन है इसका? जब भी हम बात करते हैं किसी समाज की, तो समाज सेवकों का क्या काम होता है? सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है? मैं समाज के लिए अच्छा करूँगा भले ही मुझे कोई फ़ायदा हो या ना हो। तो इस टाइप के रिलेशन का मतलब भी क्या होगा कमेंसलिज्म में? कि एक को फ़ायदा और दूसरे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक को फ़ायदा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। वन ऑर्गेनिज्म गेट द बेनिफिट्स वाइल अदर इज़ नीदर हेल्प्ड नॉर हार्म्ड। मतलब एक जो जीव है उसको फ़ायदा होगा, दूसरे वाले को ना ही फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा। ये दिख रहे हैं आपको? ये क्या है? दिस इज बैक ऑफ ब्लू व्हेल। बैक ऑफ ब्लू व्हेल। व्हेल मछली की पीठ है ये, और उसके ऊपर ये क्या चिपके हुए हैं? ये दिख रहे हैं आपको चिपके हुए कुछ इस तरीके से? ये दीज आर कॉल्ड बार्नेकल्स। दीज आर कॉल्ड बार्नेकल्स। तो भाई होता क्या है, ये बार्नेकल्स इमोबाइल होते हैं। ये बार्नेकल्स अपनी रियल लाइफ में चल नहीं सकते। दीज आर इमोबाइल, ये चल नहीं सकते। जब ये चल नहीं सकते तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? तो इनको ले जाने का काम करती है ब्लू व्हेल। तो ये क्या होता है, जब भी बार्नेकल्स, ब्लू व्हेल चलती है तो बार्नेकल्स इस पर चिपक जाते हैं, फिर जब ब्लू व्हेल चली जाती है एक जगह पे जाके ये उतर जाते हैं। तो ब्लू व्हेल इनके लिए बस की तरह काम करती है। ठीक है, इसमें ब्लू व्हेल को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ब्लू व्हेल को कोई फ़ायदा भी नहीं होता। फ़ायदा किसको होता है? बार्नेकल्स को। तो इनके बीच का रिलेशन कैसा है? ये प्लस और ज़ीरो वाला। मतलब बार्नेकल्स के लिए पॉजिटिव है लेकिन ब्लू व्हेल के लिए कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ब्लू व्हेल क्या कर रहा है? समाज सेवा कर रहा है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। तो रिलेशन क्या कहलाएगा? कमेंसलिज्म। पहला रिलेशन क्या पढ़ा था? म्यूचुअलिज्म। दूसरा रिलेशन क्या है? कमेंसलिज्म, जो कम्युनिटी के लिए काम करेगा। तीसरा रिलेशन आ जाता है पैरासाइट। भाई ये रिलेशन तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पैरासाइट हमारा मॉस्किटो। पैरासाइट हमारा मॉस्किटो। हमारा क्यों बोल रहा हूँ मैं मॉस्किटो? क्योंकि चंपक चाचा का एक शेर सुना है आप लोगों ने कि मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, हमने उसको मारा नहीं क्योंकि उसके अंदर हमारा ही खून था। ठीक है, इस टाइप के जेठालाल में आता रहता है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। पैरासाइटिज्म, पैरासाइट में मतलब क्या होगा कि मच्छर मुझे काट रहा है,
मच्छर को खून मिल रहा है तो मच्छर के लिए रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन मुझे डेंगू हो रहा है, मुझे मलेरिया हो रहा है, मुझे चिकनगुनिया हो रहा है, तो मेरे लिए ये रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस वाला रिलेशन कैसा होगा, पैरासाइटिज्म। मच्छर ने जब हमको काटा तो ये जो मच्छर हमको एनाफिलीज काटती है, फीमेल एनाफिलीज, कहीं नोट डाउन करना हो तो कर लो, फीमेल एनाफिलीज जब हमको काटती है तो उससे डेंगू मलेरिया फैलता है, ठीक है, चिकनगुनिया फैलता है। अब ये जो मच्छर है, इससे मच्छर जब हमें काटते हैं तो उनको तो ब्लड मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन जो जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो पैरासाइट्स में क्या होगा, एक को फ़ायदा और एक को नुकसान। प्रीडेशन, ठीक है, प्रीडेशन में अब फ़ायदा नुकसान की बात ख़त्म हो जाती है। प्रीडेशन जो शब्द है वो आया है प्रे से, और प्रे का मतलब होता है चारा। मछली पकड़ते समय आप जाल में एक इल्ली फंसाते हो, वो इल्ली कभी अपने वापस नहीं आएगी, अब वो इल्ली मर चुकी है। पैरासाइट के केस में आप कोई जो पैरासाइट है जब मच्छर काटता है तो मरते नहीं हैं, तकलीफ़ होती है, बीमार पड़ते हैं, एक्सट्रीम केसेस में मर सकते हैं। लेकिन प्रीडेशन का मतलब क्या है, एक को फ़ायदा और दूसरे के लिए डेड, दूसरे की डेथ हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब है प्रे कर लेना, उसको किल कर देना। प्रीडेशन का लिटरल मीनिंग है किलिंग, प्रीडेशन का लिटरल मीनिंग है किलिंग। तो किलिंग कैसा रिलेशन हो जाएगा, एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए एक्सट्रीमली नेगेटिव या सीधे डेथ। तो अभी तक हमने 4 रिलेशन देखे हैं। पहला रिलेशन हमने देखा था म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ये कहता है कि दोनों को फ़ायदा होगा। हमने एग्जाम्पल देखे कोरल्स का, हमने एग्जाम्पल देखा क्रोकोडाइल और बर्ड का। फिर आ जाता है कमेंसलिज्म, मतलब कम्युनिटी के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। तो ब्लू व्हेल काम कर रही है, बार्निकल्स को अपनी पीठ पर सहारा देके जगह जगह छोड़ रही है। तो एक को फ़ायदा, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं। तीसरा केस आ जाता है हमारा पैरासाइट, जिसमें एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान होगा। मच्छर हमें काटेगा तो हम मच्छर को फ़ायदा और हमें नुकसान। चौथा हमने देखा प्रीडेशन, मतलब हत्या, मतलब एक को फ़ायदा और दूसरा सीधे समाप्त हो जाएगा दुनिया से, ठीक है। पाँचवा आ जाता है कॉम्पिटिशन। अब कंपटीशन के केस में क्या होता है, कंपटीशन के केस में दो प्रजातियां आपस में रिसोर्सेज के लिए लड़ना शुरू करती हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या आ जाता है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, सेम इकोलॉजिकल नीश नहीं होगा, वहीं से ये कंपटीशन भी आया है। तो कंपटीशन क्या कहता है कि एक होता है कंजम्पटिव कंपटीशन या एक्सप्लॉयटेटिव कंपटीशन, और ये किसके लिए होता है, रिसोर्सेज के लिए। जैसे मान लो एक ही बकरी है और शेर को भी खाना है और लायन को, उसको टाइगर को भी खाना है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक कंजम्पटिव कंपटीशन होगा। मतलब कंज्यूम करने के लिए, किसी चीज़ को उपभोग करने के लिए जो कंपटीशन होगा वो कंजम्पटिव कंपटीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर के 4 पढ़े हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इंटरफेरेंस होता है टेरिटरी के लिए, ये इलाका मेरा है, ये इलाका तुम्हारा है। और एक होता है प्रीएम्प्टिव कंपटीशन, जो किसी नई टेरिटरी के लिए होता है। अभी नई टेरिटरी वाला क्या केस है ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इसको हम कहते हैं सीरल स्पीशीज़, पाइनियर स्पीशीज़ और क्लाइमेक्स स्पीशीज़। ये कल के लेक्चर में आएगा, तो अभी इसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो एक होता है कंपटीशन, और एक लास्ट आता है अमेंसलिज्म। एक लास्ट आता है अमेंसलिज्म। ये एक ख़ास तरीके का रिलेशन है। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज़ को नुकसान होगा लेकिन दूसरी स्पीशीज़ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, हाथी घास के ऊपर से चल गया, हाथी को क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं, लेकिन घास को क्या नुकसान है, घास मर जाएगी, डेड हो जाएगी। इस टाइप के रिलेशन को कहा जाता है अमेंसलिज्म। डेफिनेशन पढ़िए, प्रेजेंस ऑफ वन स्पीशीज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अनदर स्पीशीज़ बट द फर्स्ट स्पीशीज़ इज़ अनअफेक्टेड। मतलब जो 2 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं उसमें एक के प्रेजेंट होने के कारण दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन पहली स्पीशीज़ को कोई फ़ायदा, कोई नुकसान, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, कमेंसलिज्म का उल्टा है। कमेंसलिज्म में क्या था, एक को फ़ायदा, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अमेंसलिज्म में क्या है, एक को नुकसान और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अडप्टेशन। अडप्टेशन का मतलब होता है अलग अलग कंडीशंस में किस तरीके से कोई जानवर अपने आप को ढालता है, किस तरीके से कोई जानवर अपने आप को एडजस्ट करता है, उस चीज़ को कहा जाता है अडप्टेशन। अडप्टेशन का मतलब होता है कहीं भी अगर हम जा रहे हैं, जैसे ह्यूमंस कैसे अडॉप्ट करते हैं, अभी सर्दी आ जाएगी तो हम स्वेटर पहन लेंगे, बारिश आएगी तो रेनकोट पहन लेंगे, गर्मी आएगी तो कूलर एसी लगा लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अडप्टेशन।
ठीक है। लेकिन जानवरों के पास ये सुविधाएं नहीं है, तो जानवर कुछ अलग तरीके से अडप्टेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि भालू जो होता है वो सर्दियों में सो जाता है, ठीक है। भालू जो होता है वो सर्दियों में सो जाता है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को आपके लिए होमवर्क है, चेक करके आना है। दैट ऑल द बियर्स इन द वर्ल्ड, ऑल द बियर्स इन द वर्ल्ड हाइबरनेट, ऑल द बियर्स इन द वर्ल्ड हाइबरनेट, वर्ल्ड के सारे बियर हाइबरनेट करते हैं। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैंने एक कॉमन स्टेटमेंट दिया कि भालू सोते हैं, ठंड में भालू सो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ ऑल द बियर्स इन द वर्ल्ड हाइबरनेट, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से अडप्टेशन होता है। अडप्टेशन क्यों किया जाता है? अडप्टेशन पहले तो है क्या, ये वाला जो अडप्टेशन हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी, डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, एनर्जी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेगा। ऐसा क्यों करते हैं? जब कभी एक्सट्रीम वेदर हो जाए, ऐसा मान लो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है या बाहर जाएंगे तो वो भी मर जाएंगे और खाना घर में वैसे भी नहीं है, तो उसमें क्या करता है जो जानवर होता है वो सो जाता है। अगर वो सो जाएगा तो उसके पास जितनी एनर्जी है वो बचा के रख लेगा, और एनर्जी बचा के रख लेगा तो वो बची हुई एनर्जी क्या होगी, उसको खाने की ज़रूरत को कम कर देगी। नो फूड, खाना ही नहीं मिला, अवेलेबल ही नहीं है फूड, तो ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए जिसमें जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाए, उस कंडीशन में जानवर अडप्टेशन के लिए जाते हैं, उस कंडीशन में जानवर अडप्टेशंस के लिए जाते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं और डेवलपमेंट को रोक देते हैं, ठीक है। अब अडप्टेशन के हमको 4 प्रकार पढ़ने हैं, ये भी प्रीलिम्स के लिए है। पहला जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइबरनेशन, और ये हमने सबसे ज़्यादा सुना हुआ भी है, ठीक है। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या है? जब मैमल्स कौन होते हैं? जो अंडे नहीं देते, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, वो मैमल्स होते हैं। जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास, ठीक है, वो होते हैं मैमल्स। जैसे गाय हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सारे मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हाइबरनेशन में क्या होता है कि जब मैमल्स ठंड के समय, विंटर सीजन में सोने चले जाते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइबरनेशन। सारे जानवर हाइबरनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ ही जानवर करते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं है ये। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि भालू और स्क्विरल, गिलहरी और बियर, भालू, ठीक है, ये ठंड में सो जाते हैं। ये देखिए मैं आपके लिए फ़ोटोज़ भी लाया हूँ, आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ आर्टिक ग्राउंड स्क्विरल, ये सो रही है, ठीक है। तो आगे इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रूमेशन। ब्रूमेशन, पहला पढ़ा हमने हाइबरनेशन, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ब्रूमेशन। ब्रूमेशन सेम चीज़ जो मैमल्स कर रहे हैं, जब वही सेम चीज़ कौन करना शुरू कर दे? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कौन होते हैं? लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, इस टाइप के जानवर जब जो रेप्टाइल्स हैं, जब वो ठंड में सोना शुरू कर दें, उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रूमेशन। तो इस वाले केस को हम क्या कहते हैं? ब्रूमेशन। जब रेप्टाइल्स सोना शुरू कर दें ठंड में, उसको कहा जाता है ब्रूमेशन। दोनों में फ़र्क क्या है कि हाइबरनेशन में जो जानवर सोया हुआ है वो कभी नहीं जागेगा, जब तक वो मौसम नॉर्मल नहीं हो जाता वो नहीं जागेगा, मतलब वो कुंभकर्ण जैसा सोएगा 4-5 महीने के लिए। लेकिन जो ब्रूमेशन का केस है, ये कभी कभी इंटरप्ट हो सकता है, मतलब एक मान लो 15-20 दिन के लिए जानवर सोया, फिर उठा, कुछ खाया, फिर आके सो गया, तो ऐसा केस ब्रूमेशन में हो सकता है। लेकिन हाइबरनेशन में ये केस नहीं होता है। हाइबरनेशन इज़ अनइंटरप्टेड, वो इंटरप्ट नहीं होता है, लेकिन ब्रूमेशन जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, वो टूट भी सकता है, ठीक है। ब्रूमेशन का एग्जाम्पल है एक बियर्डेड ड्रैगन। ये ड्रैगन वगैरह वाले देखो, ये जानवर, ये बियर्डेड ड्रैगन, ये डिगाल पे बैठ के सो रहा है। ये जब तक सोता रहेगा, जब तक 15-20 दिन इसको खाने का कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता। अगर ऐसा लगता है कि मौसम सही हो गया और खाने के लिए जा सकते हैं, तो ये जो जानवर है वो उठेगा, खाना खाएगा और फिर आके सो जाएगा। दिस इज़ ब्रूमेशन। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन क्या होता है? अभी तक हमने हाइबरनेशन पढ़ा, जो क्या था? ठंड में सोना। ब्रूमेशन पढ़ा, ब्रूमेशन क्या था? ठंड में सोना। अब हम देख रहे हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? जस्ट उल्टा कर दो, गर्मी में सोना। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सबसे अच्छा दोस्त, जिसको हम 3 बार पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है अर्थवर्म। जिसका नाम क्या है? अर्थवर्म।
तो अर्थवर्म क्या करते हैं, गर्मी में सो जाते हैं। तो एस्टिवेशन की जो प्रोसेस है वो अर्थवर्म्स के लिए है। आप ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है सभी को। इसमें क्या दिख रहा है कि जो अर्थवर्म्स हैं वो एक घेरा बना के एक साथ सो चुके हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और लास्ट आ जाते हैं हम टॉरपोर। टॉरपोर क्या है, इट इज़ अ टेम्पररी एडप्टेशन। टेम्पररी है ये, इनकी तरह नहीं है, हाइबरनेशन, ब्रूमेशन, एस्टिवेशन की तरह नहीं है जो एक दो महीने तक सोएंगे, नहीं। टॉरपोर वो कंडीशन है, मान लो किसी दिन खाना नहीं मिला, फेवरेबल कंडीशन नहीं हो पाई, दिन और रात के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों को भूखा रहना पड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं जानवर, जो होते हैं, जीव होते हैं, पक्षी होते हैं या पशु होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें अपनाते हैं बॉडी में जिसके कारण उनको भूख कम लगे या वो एडजस्ट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या होती है, आजकल डेकोरेशन जो हमारा लव बर्ड्स आती हैं वो पेयर वाली, उसमें जाली में रखते हैं जो अपन घर में, उस टाइप की बर्ड्स। आप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो हमिंग बर्ड क्या करती है, जो पेड़ वगैरह की या जो डिगाल होती है, ब्रांच होती है, उसमें वो इन्वर्टेड लटक जाती है, उल्टा होकर लटक जाती है। दिस इज़ कॉल्ड टॉरपोर। दिस इज़ कॉल्ड टॉरपोर। एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पहले देखा म्यूचुअलिज्म, एग्जाम्पल कोरल्स, प्लस प्लस। दूसरा हमने देखा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब एक तरफ प्लस, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर हमने देखा पैरासाइट, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। फिर हमने देखा प्रीडेशन, एक को फ़ायदा दूसरे को निपटा दिया, मार दिया। फिर हमने देखा अमेंसलिज्म, एक को नुकसान दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं। फिर हमने देखा अडप्टेशन। अडप्टेशन में हमने 4 चीज़ें देखी। हाइबरनेशन, जब मैमल्स जैसे कि भालू ठंड में सोएगा वो हाइबरनेशन। जब सेम चीज़ रेप्टाइल करेंगे ठंड में सोएंगे तो वो ब्रूमेशन। जब वो चीज़ गर्मी में हो जाएगी सोना अर्थवॉर्म्स के लिए तो वो हो जाएगी एस्टिवेशन। और जब एक दिन रात के लिए कोई जानवर खाना वगैरह ना मिलने के कारण कुछ अडॉप्ट करेगा उसको कहते हैं टॉरपोर या टेम्पररी अडप्टेशन। और एग्जाम्पल उसका क्या है, हमिंग बर्ड। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइव चैट में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको और करते हैं, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करेंगे। और यही टॉपिक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ भी चुका है प्रीलिम्स में। इकोलॉजिकल पिरामिड क्यों है, किस लिए पढ़ते हैं, 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। हमने, आपको याद है, कल एक चीज़ देखी थी जिसको मैंने कहा था ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। कल हमने एक चीज़ देखी थी जिसको मैंने कहा था ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर क्या था, जिस पैटर्न में कोई इकोसिस्टम अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अब इसी ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को दिखाने का एक तरीका है, प्रेजेंट करने का एक तरीका है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। हम इसमें क्या करेंगे, एक फूड चेन बनाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसी एक फूड चेन बनाएंगे और उसको हम एक ग्राफ के फॉर्म में, एक पिरामिड के फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज एल्टोनियन पिरामिड। एल्टोनियन पिरामिड नाम इसीलिए बना है इसका क्योंकि इस पिरामिड की जो खोज थी, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था चार्ल्स इल्टन, तो उनके नाम पे बना है एल्टोनियन पिरामिड। इट रिप्रेजेंट्स ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर, देखो यही चीज़ मैंने बताई ना, इट रिप्रेजेंट्स ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या रिप्रेजेंट करता है इकोलॉजिकल पिरामिड, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। चलते हैं आगे। अब इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरीके के होते हैं, पहले इसको यहाँ समझ लेते हैं। इकोलॉजिकल जो पिरामिड है ये 3 तरीके का होता है। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये 3 तो नाम मैंने बता दिए, समझना कैसे है इसको। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि एक किसी ट्रॉपिक लेवल में, एनी ट्रॉपिक लेवल, एनी ट्रॉपिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, संख्या क्या है, अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक फॉरेस्ट में गया तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, पेड़ होंगे।
तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो नीचे वाली पट्टी है उसमें क्या होंगे, सबसे ज़्यादा प्लांट्स होंगे, फिर प्लांट से थोड़े कम क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उससे थोड़े कम क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उससे थोड़े कम कौन होंगे, लॉयन और टाइगर, इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। ठीक है, जब हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ नंबर। जब हम वज़न की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल में टोटल वेट कितना है, उसको तोलने पे कितना वज़न आ रहा है, तब हो जाएगा हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। और जब हम बात करेंगे एनर्जी की, तो एनर्जी के केस में क्या होगा कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है, उस चीज़ को स्टडी करने का जो ग्राफ बनता है वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब अगर आपको कल का लिंडमैन्स रूल याद हो कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 90% वेस्ट हो जाती है, तो आपको याद होगा वो जो मैंने एक डेटा के थ्रू बताया था 1000, तो 10,000, 1000, 100, 10 और 1, मतलब ये तो फिक्स है ना पैटर्न कि सबसे नीचे वाला जो लेवल होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और जो सबसे टॉप लेवल पे होगा उस पर सबसे कम एनर्जी होगी, क्योंकि ऊपर जाने पे क्या होगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी। अब इसको ज़रा डायग्राम्स के थ्रू समझिए। सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ नंबर। अब पिरामिड ऑफ नंबर में ये वाला जो पिरामिड है, इट इज़ डिपिक्टिंग अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इट इज़ डिपिक्टिंग अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। समझने की कोशिश करिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या है, ट्रॉपिक लेवल 1 T1 में क्या है, जो घास है वो सबसे ज़्यादा है। T2 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, चूहे घास से थोड़े कम होंगे, चूहे ग्रास ऑपर घास से थोड़े कम होंगे। अगर 100 घास है तो 100 घास में एक चूहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 100 पेड़ लगे हैं तो उनमें हो सकता है 2 या 3 ही डियर हो, 2 या 3 ही वहाँ पे हिरण हो। ऐसा नहीं होगा 100 पेड़ के लिए 100 हिरण हो, ऐसा कभी नहीं होगा। 100 पेड़ होंगे तो उसके लिए 2-3 हिरण होंगे, उन 2-3 हिरण को खाने के लिए एक शेर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर जो है वो कम होते चला जाता है। तो जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें घास से या पेड़ पौधों से थोड़ी कम संख्या होगी। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे थोड़े और कम हो जाएंगे, और जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे और कम हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड है वो हमको सीधा दिखता है। दिख रहा है सीधा, जो पिरामिड है वो हमको सीधा दिख रहा है। तो यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि जो पिरामिड होते हैं, ये जो पिरामिड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक पिरामिड होता है आपका अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा पिरामिड, और एक पिरामिड होता है आपका इन्वर्टेड, एक पिरामिड होता है आपका इन्वर्टेड। तो हमने 2 तरीके के पिरामिड आपको बताए। एक पिरामिड होता है आपका अपराइट पिरामिड मतलब सीधा पिरामिड, और एक पिरामिड होता है आपका इन्वर्टेड मतलब उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड कैसा दिखेगा, जैसे ये सीधा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड कैसा दिखेगा, इस तरीके से। अभी हम बनाएंगे। तो हमने ये देखा, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, दैट पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। देखो यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड कैसा दिख रहा है हमको, अपराइट, सीधा दिख रहा है पिरामिड। दिख रहा है ना, घास सबसे ज़्यादा, उससे कम चूहे बिल्ली, उससे कम जाएंगे तो स्नेक्स, उससे कम जाएंगे तो वल्चर। किसी और चीज़ के लिए बनाओ, फॉरेस्ट, सेम चीज़ फॉरेस्ट पे लागू हो जाएगी। सेम चीज़ किस पे लागू हो जाएगी, फॉरेस्ट पे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसका भी पिरामिड कैसा होगा, अपराइट होगा। लेकिन इस चीज़ को देखो ज़रा, दिस इज पैरासाइटिक फूड चेन। ये पैरासाइटिक फूड चेन है। कैसे, समझने की कोशिश करो। इधर पे देखो ध्यान से, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, सिंगल ट्री है। ठीक है, कितना ट्री है, ये सिर्फ एक पेड़ है। इस एक पेड़ में लगभग 10 चिड़िया है। इन 10 चिड़ियाओं की बॉडी में लगभग 100 पैरासाइट्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन 100 पैरासाइट्स की बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इस केस में क्या हुआ, सबसे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर था वो कौन था, पेड़। पेड़ पे रहने वाला कौन था, प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़ था, प्राइमरी कंज्यूमर थी हमारी चिड़िया। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, पेड़ एक था, चिड़िया 10 हुई, फिर चिड़ियाओं के ऊपर बॉडी में कम से कम 100 पैरासाइट्स आए, उनके ऊपर 1000 हाइपर पैरासाइट्स आए, तो पिरामिड उल्टा हो गया। इस टाइप के पिरामिड को बोला जाता है इन्वर्टेड पिरामिड। इस टाइप के पिरामिड को बोला जाता है इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टा पिरामिड। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, दैट पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट एंड पिरामिड ऑफ नंबर इन पैरासाइटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, उल्टा होगा। ठीक है,
इतना समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? तो यहीं तक एंड करते हैं इसको, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी हम कल देखेंगे, और कल लास्ट लेक्चर होगा। ये जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है इन्वायरमेंट के, ये कल आखिरी चैप्टर है, उसके बाद आखिरी सेशन है, और उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा बायोडाइवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं एक बार जल्दी से। आज हमने क्या क्या पढ़ा? मीनामाटा डिजीज़ पढ़ी, वो हमको याद हो गई, 2013 में आया था, 2017 में लागू हुआ, 2018 में इंडिया ने उसको साइन किया। हमने कमेंसलिज्म पढ़ा, हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा, हमने अमेंसलिज्म पढ़ा, हमने कंपटीशन देखा, हमने इकोलॉजिकल नीश देखा, हमने गॉस लॉ देखा। इकोलॉजिकल नीश क्या कहता है? फंक्शनल रोल आईडी कार्ड है वो। हमने गॉस लॉ देखा कि किसी भी दो जानवर का एक जैसा इकोलॉजिकल नीश किसी एक इकोसिस्टम में नहीं हो सकता। फिर हमने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखा कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में एक जैसा इकोलॉजिकल नीश हो सकता है, वो हमने देखा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। उसके एग्जांपल्स देखे हमने, आर्माडिलो देखा, अर्धवाग देखा जिनके आंट ईटर हैं, हमने पेंगोलिन देखा, 3-4 हमने एग्जांपल्स देखे। फिर हम उसके बाद आए अडप्टेशंस में हमने देखा हाइबरनेशन, मैमल ठंड में सोता है। फिर हमने देखा ब्रूमेशन, जिसमें रेप्टाइल ठंड में सोता है। फिर हमने देखा एस्टिवेशन, जिस केस में समर में सोते हैं, और टॉरपॉड देखा जिसमें टेम्पररी सोते हैं या टेम्पररी अपने आप को डोरमेंट कर लेते हैं। फिर हम आए इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को दिखाने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है। पिरामिड 3 तरीके के हैं, एक है नंबर का, एक है बायोमास का, और एक है एनर्जी का। अभी तक सिर्फ हमने नंबर का देखा है, बायोमास और एनर्जी हम कल देखेंगे। नंबर के पिरामिड में हमने क्या देखा कि किसी भी इकोसिस्टम में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितनी स्पीशीज़ अवेलेबल है, कितना अमाउंट में उनका नंबर अवेलेबल है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, वो हम काउंट करते हैं। जैसे अगर हम एक जंगल में गए तो अगर 1000 पेड़ हैं, उन 1000 पेड़ में लगभग 100 हिरण हैं, उन 100 हिरण में से उन हिरण को खाने के लिए 10 शेर हैं, और उस 10 शेर को खाने के लिए लगभग 5 वल्चर या गिद्ध हैं। तो इसमें क्या हुआ? 1000, 100, 10, 5। पिरामिड कैसा बनेगा? इस तरीके से। दिस इज़ इन्वर्टेड, दिस इज़ अपराइट पिरामिड। सेम हमने देखा कि पैरासाइट फूड चेन में पिरामिड उल्टा भी हो जाता है। कैसे उल्टा हो जाता है? एक पेड़ है, उसमें 10 चिड़िया है, 10 चिड़ियाओं की बॉडी में 100 पैरासाइट्स हैं, उन 100 पैरासाइट्स की बॉडी में 1000 हाइपर पैरासाइट्स हैं। तो इस तरीके से पिरामिड उल्टा भी बन जाता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी बोथ इन्वर्टेड एज वेल एज अपराइट, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो दोनों होता है, वो अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। बाकी एनर्जी और बायोमास का हम कल देखेंगे, कल आखिरी लेक्चर होगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं पुराने 2 लेक्चर्स, तो प्लीज़ देख लीजिए। और क्योंकि इसके बाद अब बायोडाइवर्सिटी चालू होगा, कल के लेक्चर में हम PYQ भी सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए।